19 अगस्त को आपका एक एक्सीडेंट हो गया था। 23 अगस्त को आपका एक ऑपरेशन हुआ। 28 अगस्त को एमपीपीएससी में आपका इंटरव्यू होना था और एम्बुलेंस में ये इंटरव्यू हुआ। ईश्वर की कृपा थी और मेरी विल पावर इतनी मजबूत थी कि ऑपरेशन हमारा हुआ और उस ऑपरेशन भी सफलतापूर्ण हुआ। मानसिक स्थिति इतनी गिर चुकी थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं साक्षात्कार में कैसे सम्मिलित हो सकूंगा। मैं अपने आप को बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है हिमांशु के लिए बोलने के लिए, उनके परिवार के लिए बोलने के लिए जो समर्पण था और उसका 100% देना। आपने बार बार ये बात सुनी होगी कि हौसलों की उड़ान आपको जीवन में किसी भी ऊंचाई तक पहुंचा सकती है, लेकिन ये बात आपने सुनी होगी। ये बात अगर आपको देखनी है तो मेरे साथ एक शख्स से ज़रूर मिलिए। मेरे साथ हैं इस वक्त हिमांशु सोनी जी। 27 वर्ष के ये वो शख्स हैं जो अब लाखों लाख, हम कहें कि करोड़ों लोगों के, युवाओं के प्रेरणा के स्रोत बन चुके हैं। और आपने एमपीपीएससी में दिव्यांग कोटे में टॉप किया है और एमपीपीएससी में 13वां अंक भी हासिल किया है और 100% अस्थि विकलांग हैं आप, जीवन से दिव्यांग हैं, लेकिन बावजूद उसके आपने तमाम प्रतिकूल हालातों से आगे आते हुए ये सफलता हासिल की। बड़ी जानकारी तो मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि 19 अगस्त को आपका एक एक्सीडेंट हो गया था। 23 अगस्त को आपका एक ऑपरेशन हुआ। 28 अगस्त को एमपीपीएससी में आपका इंटरव्यू होना था और एम्बुलेंस में ये इंटरव्यू हुआ और उसके बाद आपने सफलता के झंडे गाड़ दिए। तो बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हिमांशु जी। और सबसे पहले तो क्या कहेंगे इस सफलता पर आपकी? जी सर, इस सफलता के पश्चात बहुत ही खुशी का माहौल है। मतलब हर जगह से कॉल आ रहे हैं, पूरे परिवारजन बहुत ही खुश हैं और जो भी हमारे परिचित हैं सब बहुत ही खुश हैं और बहुत ही गर्व की बात है सर। कैसे तैयारियां आपने की? और मैं जिस क्रोनोलॉजी का जिक्र कर रहा हूँ, जिस डेट वाइज डेज जो घटनाएं हुई उनका जिक्र कर रहा हूँ, ये इससे कैसे आप पार पा पाए? अचानक इतना बड़ा आपका एक्सीडेंट हो जाता है, आपको फ्रैक्चर होता है, ऑपरेशन होता है, उसके बाद एम्बुलेंस में इंटरव्यू होता है। ये क्या घटनाक्रम था, ज़रा दर्शकों को बताइए। जी सर, यदि मैं अपने तैयारी के दौरान की बात करूं तो ऑनलाइन माध्यम से ही मैंने अपनी पढ़ाई को पूरा किया है, जिसमें कई संस्थानों का अहम योगदान था। उस इसके पश्चात मैंने अपना प्रयास जारी रखा और राज्य सेवा परीक्षा 2022 में भी मैंने एक सहायक संचालक स्कूल शिक्षा विभाग का पद प्राप्त किया। इसके पश्चात मेरा 2023 का भी साक्षात्कार था और 2024 का भी साक्षात्कार था। लेकिन सर, सबसे बड़ी चुनौती मेरे समक्ष तब आई जब 2024 के साक्षात्कार के 10 दिन पूर्व ही जब मुझे पिताजी स्नान करा रहे थे तो मैं उनके हाथों से स्लिप हो गया और मेरे सीधे हाथ की जो हड्डी है वो टूट गई। सर, इसके 2 दिन के बाद ही मेरा ऑपरेशन हुआ, क्योंकि डॉक्टर भी बोल रहे थे कि ऑपरेशन होने में बहुत ही रिस्क है, क्योंकि एनेस्थीसिया दिया जाना है वो, जो कि मेरी शारीरिक स्थिति के प्रतिकूल भी हो सकता है। लेकिन सर, ईश्वर की कृपा थी और मेरी विल पावर इतनी मजबूत थी कि ऑपरेशन हमारा हुआ और उस ऑपरेशन भी सफलतापूर्ण हुआ। इसके पश्चात सर, जब 23 अगस्त को मेरा ऑपरेशन पूरा हुआ तो शारीरिक कमजोरी बहुत आ चुकी थी और 28 अगस्त को मेरा इंटरव्यू था और मानसिक स्थिति इतनी गिर चुकी थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं साक्षात्कार में कैसे सम्मिलित हो सकूंगा। लेकिन मेरे परिवार वालों ने मुझे हौसला दिया और उनके सहयोग से ही, खास करके मेरे बड़े भाई हैं, वो मुझे बहुत ही सुविधाजनक तरीके से ट्रेन में लेके गए और वहाँ पर एम्बुलेंस के माध्यम से हम आयोग में गए। वहाँ पर आयोग में एम्बुलेंस में ही मेरा साक्षात्कार पूरा हुआ। मेहरा सर, जो कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, उनका पूरा सहयोग था। उनके उदार स्वभाव से ही मैं ये सफलता प्राप्त कर पाया। सर, उदार स्वभाव की आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन आपकी काबिलियत तो वाकई लोगों को चौंकाने भी वाली है। लेकिन इस प्रिपरेशन की जब हम बात करते हैं, एमपीपीएससी अपने आप में वैसे भी टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है। इतना कंपटीशन होता है, इतने प्रतिभागी उसमें होते हैं, उम्मीदवार होते हैं, और उनमें आपने 13वां अंक भी हासिल किया और
ये प्रिपरेशन क्या थी? आप क्या बताएंगे उन लोगों को जो डिप्टी कलेक्टर बनना चाहते हैं आपके जैसे? जी सर, जैसा कि आपने कहा कि एमपीपीएससी एक बहुत ही टफ एग्ज़ाम है, मैं इस बात से सहमत भी हूँ। और आज जब मुझे सफलता प्राप्त हो चुकी है तो मैं थोड़ी असहमति व्यक्त करूँगा, क्योंकि मैं अपने कुछ तर्क देना चाहूँगा। जब मैं तैयारी कर रहा था तो निश्चित ही हर अभ्यर्थी की तरह मुझे चुनौतियाँ आ रही थीं मेरे सामने। लेकिन जब हम परीक्षा का सिलेबस पढ़ते हैं, यदि हम अपनी तैयारी के लिए सिंसियर हैं और हमारी लगन है, और यदि हमारे मन में है कि यदि हमको बनना ही है और हमको कुछ करना ही है अपने लिए, अपने परिवार के लिए और समाज में कुछ बदलाव लाने के लिए, तो हर चुनौती हमें छोटी लगने लगती है। और जब हम सिलेबस को समझते हैं तो हमको समझ में आता है कि जो एग्ज़ाम का सिलेबस है वो बिल्कुल भी टफ़ नहीं है। वो हमारी मानसिकता होती है जो एग्ज़ाम के सिलेबस को टफ़ बनाती है। जब हम अपनी तैयारी को अच्छे से करते हैं तो एग्ज़ाम भी हमारे लिए व्यवहारिक हो जाता है, बहुत ही सरल हो जाता है, और हम एक अच्छे प्रयास से ही सफलता प्राप्त कर लेते हैं। ये बहुत बड़ी बात आपने कही अभी कि बाहर एक युद्ध था और भीतर एक द्वंद्व था, और भीतर के द्वंद्व को जीतकर आपने बाहर के युद्ध को जीत लिया। और इस प्रिपरेशन के साथ साथ आपने तमाम विषयों की बातचीत की और पढ़ाई की। कितना घंटा आप स्टडी को देते थे और कैसे आपने स्मार्ट स्टडी की जिसने आपको इतनी बड़ी सफलता दिलाई? जी सर, यदि मैं अपने पढ़ाई के दौरान घंटों की बात करूँ तो मैं समय नहीं देखता था, मैं बस निरंतर पढ़ता रहता था। मतलब जैसे जैसे मैं पढ़ता गया, मेरी रुचि केवल पढ़ाई में आती है। सिविल सेवा परीक्षा का जो सिलेबस है वो इतना रुचिकर है कि जब हम उसको पढ़ते हैं तो वो हमको इतना रुचिकर लगता है कि हम निरंतर अध्ययन करते हो। 10 से 15 घंटे कब गुजर जाते हैं हमको पता भी नहीं चलता। जिस चीज़ को आप चाह रहे हैं तो फिर वो अवरोध पैदा नहीं करती, आप ये कह रहे हैं। अब डिप्टी कलेक्टर सर आप बन गए हैं, बनने जा रहे हैं, ज्वाइनिंग आपको लेना है। किस तरह से आपकी वर्किंग होगी, क्या आपकी प्राथमिकताएं होंगी शासकीय सेवा में? जी 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 सर, जैसे सर आपने बोला कि अभी मैं डिप्टी कलेक्टर में चयन हो गया है मेरा, और मेरी ज्वाइनिंग भी बहुत ही जल्दी होने वाली है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि इसके पूर्व में मैं एक पद पर अभी कार्यरत हूँ, सहायक संचालक स्कूल शिक्षा विभाग के। उसमें भी कई चुनौतियाँ आती हैं, मुझे कार्य मिल रहा है। मैं जबलपुर से एम हेल्पलाइन भी देखता हूँ, तो मुझे पूरा मार्गदर्शन रहता है मेरे जो उच्च अधिकारी हैं और पिताजी हैं। और सर मैं भी जो भी चुनौतियाँ उनको समझता हूँ, और जो भी बेहतर तरीका हो सकता है उस बेहतर तरीके से मैं कार्य करता हूँ। और डिप्टी कलेक्टर पद के दौरान भी जो चुनौतियाँ आएंगी, मैं उन चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरे रूप से तैयार हूँ। और क्या संदेश देंगे उन तमाम युवाओं को जो प्रतिभागी बन रहे हैं, बन चुके हैं, और दिव्यांगों को भी, या वो लोग जो कुछ व्यक्तिगत परेशानियों की वजह से हिम्मत हार ले जाते हैं, लेकिन आप प्रेरणा स्रोत हैं, आप क्या संदेश देंगे? जी सर, मैं ऐसे समस्त अभ्यर्थी जो सामान्य वर्ग से हैं, जो अपने जीवन में कई प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, या दिव्यांगजन हैं, या जो महिला अभ्यर्थी हैं, उनको भी मैं, उन सभी को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जीवन है, जीवन में चुनौतियाँ आती हैं और यही जीवन का नाम भी है। क्योंकि बिना चुनौती के जीवन का कोई अस्तित्व ही नहीं है। सबके जीवन में अलग अलग चुनौती हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आज मेरा जो जीवन है और मेरी जो चुनौती है वो सबसे बड़ी है। सबका जीवन अलग होता है, सबकी चुनौतियाँ अलग होती हैं। लेकिन मैं सभी को एक मैसेज ये देना चाहूँगा कि आपको यदि कुछ आप बनना चाहते हैं और आप प्रयास कर रहे हैं, तो आप अपने प्रयास में लगन को शामिल कीजिए, निरंतर अभ्यास कीजिए, और असफलता से घबराइए मत बिल्कुल भी। असफलता आपकी कमियों को बताता है, और आप उन कमियों को दूर करने के पश्चात ही, पुनः प्रयास करने के पश्चात ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
बहुत बहुत शुभकामनाएं हिमांशु जी। आप बता रहे हैं कि असफलता ही सफलता की सीढ़ी होती है और संघर्ष के बिना सफलता का कोई स्वाद नहीं होता। अब चूंकि हिमांशु जी के साथ माता जी हैं, पिताजी हैं, उन परिवार है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। आज तो गर्व इतना होगा कि खुशी समाये नहीं समा रही होगी। क्या कहेंगे, बालक ने, आपके बेटे ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया हुआ है? मैं अपने आप को बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा बेटा जिस पद पे गया है उसकी गरिमा को बनाए रखेगा और जो भी उसके आगे कार्य आएगा वो उसको इन्हीं चुनौतियों के जैसे ही आगे सफलता प्राप्त करता रहेगा और उसका अच्छा परिणाम शासन को देगा। निश्चित तौर पर आप माँ हैं, आपने वो संस्कार, वो शिक्षा दी जिनके आधार पर वो आगे बढ़ पाए हैं। लेकिन एक माँ का हृदय वो भी रोता होगा कभी जब उनको इस परिस्थिति में भी आप मेहनत करते देखते होंगे। तो आपने भी एक संघर्ष किया होगा जब हिमांशु संघर्ष कर रहे थे, उसके विषय में क्या कहेंगे? संघर्ष मेरे पूरे परिवार ने किया है। मतलब मेरी बहू भी अभी ब्याह के आई है, वो भी बिल्कुल मतलब उसकी बहन जैसी पूरी उसकी देख रेख करती है, बड़ी बेटी, और मेरे सास ससुर वगैरह सब, देवर ननंद वगैरह, इनकी मौसी हैं, सब लोग जो भी हमारे रिश्तेदार हैं, पूरा परिवार एक हो गया। हाँ, सबका सहयोग हम लोग एक लक्ष्य था जिसके लिए पूरा परिवार एक हो गया। आप हिमांशु जी के भाई को भी देख रहे हैं और पिताजी से भी हम बातचीत करते हैं। सर, आज सीना गर्व से चौड़ा है। जी जरूर। क्या कहेंगे? सीना गर्व से चौड़ा तो है, लेकिन हिमांशु की ये जो सफलता है ये अप्रतिम है। जिस प्रकार की उसके सामने शारीरिक चुनौतियां हैं, और ये बात अलग है कि मानसिक रूप से वो शार्प है, चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से बारीकी से समझता है, और शारीरिक जो चुनौतियां हैं उसकी पूर्ति उसके परिवार के द्वारा होती रही और कभी उसको अपनी शारीरिक कमी का एहसास नहीं होने दिया गया। कई बार हिमांशु से भी ये प्रश्न आपने किया कि आगे आने वाले विद्यार्थियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे। तो मैंने एक बार ईसीजी जब मैं करा रहा था तो मैंने ये देखा कि ईसीजी की जो लाइन आ रही थी वो टेढ़ी मेढ़ी आ रही थी। तो मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि यदि रास्ताएं टेढ़ी मेढ़ी हैं तो जीवन है, और यदि जिसकी रास्ताएं सीधी हो गई तो जीवन वहाँ समाप्त हो जाएगा। तो जीवन चलते रहने के लिए रास्ताएं टेढ़ी मेढ़ी होना बहुत ज़रूरी है, और सभी लोग जो है अपने अपने तरीके से सोचते हैं। एक तरीका सोचने का ये भी है शिकायत वाला लहजा। मुझे एक शायर की 2 पंक्तियाँ ध्यान आ रही हैं। वो शिकायत है उसकी कि आज बादलों ने फिर साजिश की, जहाँ मेरा घर था वहीं बारिश की। अब इसी को एक दूसरा शायर जब अपने तरीके से देखता है तो वो ये कहता है कि फलक को जिद है जहाँ बिजलियाँ गिराने की, मेरी भी जिद है वही आशियाँ बनाने की। तो ये केवल थोड़ी सी मानसिकता का प्रभाव है, मानसिकता की कला है। यदि हम मानसिकता बदलें और सकारात्मक अपने आप को बदलें तो कोई भी कार्य, कोई भी लक्ष्य दूर नहीं है, वो हासिल होता ही है। क्या बात है! आपने जिस तरह से इस बात की व्याख्या की है, समझा जा सकता है कि हिमांशु की, आपके बेटे की कामयाबी के पीछे आपका ये दर्शन और आपकी दी गई ये शिक्षा ज़रूर बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई होगी। सिद्धार्थ गौतम जी से मैं संक्षेप में जान लेता हूँ। जाने माने शिक्षक हैं जबलपुर के। इस कामयाबी ने करोड़ों लोगों को प्रेरित किया होगा, आप क्या कहेंगे? निश्चित रूप से विगत 18 वर्षों से मैं पढ़ा रहा हूँ। मैंने 18 वर्षों में अनेक ऐसे विद्यार्थी देखे जो फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक भी आए, लेकिन पहली बार मैं इन 18 वर्षों में जो मैं अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाया और हिमांशु के पास भागता हुआ चला आया कि मेरे पास शब्द नहीं है हिमांशु के लिए बोलने के लिए, उनके परिवार के लिए बोलने के लिए जो समर्पण था और उसका 100% देना। जब सभी विद्यार्थियों को सभी सुविधाएं मिलती हैं, सभी तरह का गाइडलाइन मिलता है, हर तरह का मोटिवेशन और काउंसलिंग मिलती है, इन सबसे दूर रहकर भी
उनका परिवार उनकी सफलता का आधार बना। तो मेरे शब्द तो यही हैं कि हिमांशु ने एक अद्वितीय काम किया है, एक नया इतिहास रच दिया है, मध्य प्रदेश के आने वाले विद्यार्थियों के लिए एक नया संदेश दिया है और मेरी बड़ी शुभकामनाएं हैं कि, और मुझे मालूम है कि जिस तरह से अभी तक पूरे जीवन में वो अपना 100% देता आया है और निश्चित रूप से जब एक ऑफिसर के रूप में भी 100% देगा तो वो एक कार्य के रूप में, एक रचनात्मक कार्य के रूप में, एक विकसित मध्य प्रदेश के रूप में दिखाई देगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से हमने हिमांशु जी से बातचीत की और जब जब उनकी सफलता का जिक्र आएगा तो ये जिक्र ज़रूर आएगा कि शारीरिक अक्षमता या शारीरिक तौर पर कोई कमी होना किसी तरह की कोई कमी नहीं है। यदि आप मानसिक तौर पर तैयार हैं, अगर आप ये मानते हैं कि आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपके डेडिकेशन से आप हर कामयाबी को हासिल कर सकते हैं तो कामयाबी आपके चरण, आपके कदम ज़रूर चूमेंगे। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।